नमस्ते दोस्तों और ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने हाल ही में भारत के बारे में वो खबर सुनी है? हमने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन से अधिक है। ये सुनकर अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या क्या हम एक ऐसी आर्थिक चाल में फंस रहे हैं जिसे अर्थशास्त्री मध्य आय जाल कहते हैं? मध्य आय जाल क्या है, चलिए इसे समझते हैं। इतिहास गवाह है कि कई देश आर्थिक विकास की राह पर चलते हैं, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर आकर अटक जाते हैं। वे न तो पूरी तरह से विकसित हो पाते हैं और न ही विकासशील बने रहते हैं। मलेशिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सस्ते श्रम और निर्यात के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया। फैक्ट्रियां लगी, नौकरियां मिली, लेकिन जैसे ही मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सस्ते श्रम की तलाश में कहीं और निकल गईं। मलेशिया बदलाव करने में नाकाम रहा। वे खुद को इनोवेशन और उच्च मूल्य वाले उत्पादन में ढाल नहीं पाए। उनका शिक्षा तंत्र ऐसे ग्रेजुएट पैदा कर रहा था जिनके पास डिग्रियां तो थीं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए अभिनव अवसर कम थे। इसका नतीजा अल्प रोजगार और आर्थिक गतिरोध। दो भारत की कहानी। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम अक्सर दो भारत की बात करते हैं। एक भारत वो है जो आर्थिक तरक्की का फायदा उठा रहा है, जहां नए स्टार्टअप्स हैं, चमचमाती इमारतें हैं, और दूसरा भारत जो आज भी गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है जो हमें खुश कर रहा है, या यह हमारी अंतर्निहित समस्याओं पर पर्दा डाल रहा है? दक्षिण कोरिया का सबक। तो फिर असली आर्थिक चमत्कार क्या होता है? इसका जवाब हमें दक्षिण कोरिया से मिलता है। उनकी विकास यात्रा को 3 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। पहली पीढ़ी श्रमिक, इन्होंने कड़ी मेहनत की, निर्यात किया और विदेशी मुद्रा कमाई। दूसरी पीढ़ी स्नातक, सरकार ने एस्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा में भारी निवेश किया। इससे विश्व स्तरीय इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार हुए जो उत्पादों को डिजाइन और बेहतर बना सकते थे। तीसरी पीढ़ी नव प्रवर्तक, इंजीनियरों के बच्चों ने स्टार्टअप्स बनाए, पेटेंट फाइल किए और सैमसंग व हुंडई जैसे वैश्विक ब्रांड लॉन्च किए। उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि आविष्कार किया। यह पीढ़ीगत बदलाव ही दक्षिण कोरिया को एक सच्चा आर्थिक पावर हाउस बनाता है। भारत कहां चूक रहा है? अब भारत की स्थिति देखें तो हमें 3 प्रमुख जाल दिखाई देते हैं जिनमें हम फंस रहे हैं। शिक्षा का जाल। देखिए, हम लाखों ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल 45% के पास ही नौकरी बाजार के लिए जरूरी स्किल्स हैं। नतीजा, या तो उन्हें कम सैलरी पर काम करना पड़ता है या वे बेरोजगार रहते हैं। नवाचार की कमी का जाल। दरअसल हम अनुसंधान और विकास यानी R&D पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% खर्च करते हैं। दक्षिण कोरिया 5.21%, जर्मनी 2.68% और चीन 2.56% खर्च करते हैं। हम सालाना इन देशों की तुलना में बहुत कम पेटेंट भी फाइल करते हैं। विनिर्माण का संघर्ष। मेक इन इंडिया के विजन के बावजूद पिछले 10 सालों में जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी मुश्किल से बढ़ी है, जो लगभग 15 से 17% पर स्थिर है। आगे का रास्ता 3 आय ढांचा। तो भारत इन जालों से कैसे निकल सकता है? हमें एक 3 आय फ्रेमवर्क अपनाने की जरूरत है। निवेश या कहें इन्वेस्टमेंट, हमें और निवेश आकर्षित करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, भूमि अधिकारों में सुधार करना होगा, व्यापार शुरू करना आसान बनाना होगा और प्राथमिक शिक्षा में निवेश करना होगा। ये सारी बातें सच पूछिए तो बेहद जरूरी हैं अगर हमें आगे बढ़ना है। संलयन यानी इन्फ्यूजन, हमें वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ना होगा। सबसे पहले टेक्नोलॉजी आयात करें और उसकी नकल करें, फिर धीरे धीरे घरेलू क्षमता विकसित करें। यही तरीका है जिससे हम टिकाऊ तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। नवाचार या इनोवेशन, इसके लिए अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करें, उच्च शिक्षा में निवेश करें ताकि प्रतिभाशाली दिमाग तैयार हों और वैश्विक ब्रांड बनाएं। सिर्फ नकल करने से आगे बढ़कर अब वक्त है आविष्कार की ओर बढ़ने का। हमारा कर्तव्य दोस्तों, हमें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। सच्ची देशभक्ति का मतलब है अपनी कमियों को देखना और उन्हें ठीक करना। हमें वर्तमान वास्तविकताओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी भारत सही मायने में एक आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हम सही रास्ते पर हैं या हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं।